हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो जो है वो है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हिंदी का जो है लैंग्वेज का है उसका मॉक टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आए प्रैक्टिस के तौर पर कि किस तरीके से पेपर आएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पर कराएंगे। देखिए, सिलेबस में हमसे जितना भी था हम सभी कुछ कंप्लीट करा चुके हैं आपको। तो अब इनके टेस्ट पेपर आपको करा रही हूँ कि किस किस तरीके से पूछे जाएंगे कंबाइंड करके आपके सामने। तो ध्यान रखिए, इसमें गद्यांश भी हैं। बहुत ध्यान से आपको गद्यांश पढ़ने, क्योंकि गद्यांश आपके जो हैं साहित्यिक, कथ्यात्मक, तथ्यात्मक सभी तरीके के आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सारे पढ़ के तब आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना ये टेस्ट पेपर। पूरा ही टेस्ट पेपर आपका MCQs बेस्ड है, आपको पता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो है, हमारे पास हमको समय सीमा मिलेगी। कितनी समय सीमा है? 45 मिनट्स की हमें मिल रही है, जिसके अंदर हमको 40 क्वेश्चंस करने हैं। याद रखिए, हमको 50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें हमें 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें समय मिलेगा, अधिकतम जो समय मिल रहा है वो 45 है, और 200 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है। क्या दिया है? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि जो आप सही करेंगे उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मान लीजिए आपने जो एक क्वेश्चन किया उसमें से आपका वो गलत हो गया है, तो वो 5 नंबर आपको मिलने चाहिए थे, वो तो 5 आपको मिलेंगे नहीं, ऊपर से माइनस मार्किंग हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गलत उत्तर नहीं लगाने हैं। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या जो प्रथम आ रही है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अब हमारे सामने गद्यांश दिया है, उसे हमें बहुत ही सावधानी से पूर्वक पढ़ना है। क्या दिया गया है? बहुत आप लोग भी ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि गद्यांश जरूरी जो आ रहे हैं, क्योंकि तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो कैसे आपको करने हैं ये ध्यान रखिएगा। आपको मैं इस पर बोधगम्यता का पूरा एक टॉपिक क्लियर करा चुकी हूँ। इस पर एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं है। जो जीवन के कांटों से बिंध कर घायल हो चुका है, एकांत सिर्फ उसके लिए शरण मात्र नहीं, यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार में फेंक दिया गया हो, और वह फेंक दिए जाने की स्थिति में भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की अंतः वस्तु को पूरी तरह उधाड़ कर रख देता है। अंग्रेजी का शब्द आइसोनोफिलिया, इसका अर्थ है अकेलेपन, एकांत में गहरा प्रेम। पर इस शब्द को गौर से समझे तो इसमें अलगाव की एक परछाई भी दिखती है। एकांत प्रेमी हमेशा ही अलगाव की अभेद दीवारों के पीछे छिपना चाह रहा है, यह जरूरी नहीं। एकांत की अपनी एक विशेष सुरभि है। जो भीड़ के अशिष्ट प्रपंचों में फंस चुका हो, ऐसा मन कभी इसका सौंदर्य नहीं देख सकता। यानी कि एकांतवास के अंदर जो महक है, जो हमें अपने अंदर जानने की एक चाह होती है, उसे हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें बाकी समाज से अलगाव पैदा कर देता है। हम बाकी समाज से अलग होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे, लेकिन जो एक सोशल लाइफ होती है उससे हम कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। एकांत और अकेलेपन में थोड़ा फर्क समझना चाहिए। ठीक है, एकांत और अकेलेपन, एकांत मतलब हम थोड़ी देर के लिए उसमें, अकेलापन यानी कि हमेशा ही हम एक सोशल लाइफ से कट के रह जाते हैं। एकांत जीवी को कोई दोष या मनोमालिन्य नहीं होता। वह किसी व्यक्ति या परिस्थिति से तंग आकर एकांत की शरण में नहीं जाता, ना ही आतताई नियति के विषैले बाणों से घायल होकर वह एकांत की खोज करता है। अंग्रेजी कवि लॉर्ड ब्रायन ऐसे एकांत की बात करते हैं। वे कहते हैं, ऐसा नहीं कि वे इंसान से कम प्रेम करते हैं, वह प्रकृति से ज्यादा प्रेम करते हैं। मतलब एकांत का तात्पर्य है कि हम किसी से विरक्त होकर बिल्कुल अकेलेपन में नहीं जा रहे, हम थोड़ी देर के लिए जो है अकेलापन चाह रहे हैं, तो हम वो अलग हो जाते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे जंगल में विचरण करते हुए गैंडे के सींग की तरह अकेले रहे। ठीक है, अब गैंडे का सींग क्या होता है? वो अकेला निकलता है। आप देखिए, सबके सींग जो है पेयर्स में निकलते हैं, लेकिन गैंडे का जो सींग होता है वो अकेला उसकी नाक पर निकलता है। वे कहते हैं, प्रत्येक जीवन जंतु के प्रति हिंसा का त्याग करते हुए, किसी की भी हानि की कामना न करते हुए अकेले चलो फिरो, वैसे ही जैसे
किसी गैंडे की सींग, हलक से एकांत के धर्म या रिलीजन ऑफ सोलिट्यूड की बात करते हैं। यानी कि आप अकेले रहो, ये बात नहीं कह रहे हैं कि अकेले रहो, लेकिन आपका अकेलापन ऐसा भी होना चाहिए कि आप किसी को हार्म नहीं करें। तो हमें गेंडे की सींग की तरह रहना चाहिए। वो तभी हार्म करता है जब उसके ऊपर कोई हमला करता है, वरना ऐसे नहीं करता है। तो वो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि हमें गेंडे की सींग की तरह एकांत में रहना चाहिए। वे कहते हैं जो मन जितना अधिक शक्तिशाली और मौलिक होगा, एकांत के धर्म की तरफ उसका उतना ही अधिक झुकाव होगा। धर्म के क्षेत्र में एकांत अंधविश्वासों, मतों और धर्मधिता के शोध से दूर ले जाने वाला होता है। इसके अलावा एकांत धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में नए अंतर्दृष्टियों को भी जन्म देता है। जॉन पॉल सर्वत्र इस बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात करते हैं। उनका कहना है, ईश्वर एक अनुपस्थिति है, ईश्वर है इंसान का एकांत। तो उन्होंने बोला ईश्वर की अनुपस्थिति, हम ईश्वर को कभी देखते नहीं, लेकिन हमारा एकांत जो है वो ही ईश्वर है, क्योंकि उस वक्त हम अपना आत्मशोधन करते हैं, यानी अपने अंदर की चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो हर जगह क्या कहा गया, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर हमारे अंदर भी व्याप्त है। एकांत में जब हम आत्मशोधन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। तो उन्होंने यही चीज की, ईश्वर अनुपस्थित है लेकिन ईश्वर ही एकांत है। मनुष्य के लिए ईश्वर एकांत में हम अपने अंदर की खोज करते हैं और हम ईश्वर को पा लेते हैं। क्या एकांत लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वह किसी को मित्र बनाने में असमर्थ हैं? क्या वे सामाजिक होने की अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए एकांत को का महिमा मंडित करते हैं? वास्तव में एकांत एक दुधारी तलवार की तरह है। लोग क्या कहेंगे इसका डर भी हमें अक्सर एकांत में रहने से रोकता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति एकांत में जाना चाहे तो वो 4 सवालों से घिर जाता है। मैं एकांत में चला गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं लोगों से डर के जा रहा हूं? तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो लोगों को एकांत में जाने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब आप वास्तव में अपने साथ या अकेले होते हैं तभी इस दुनिया और कुदरत के साथ अपने गहरे संबंध का एहसास होता है। क्योंकि देखिए, अकेलापन ऐसा है कि हमें हर एक पहलू पर सोचने के लिए समय देता है। तो प्रकृति हो या हमारे संबंध हो, तभी हम अपने संबंधों में सब कुछ चीजों को अच्छे से सोच समझ सकते हैं। इस संसार को और अधिक गहराई और अधिक समानुभूति के साथ प्रेम करके ही हम अपने दुखदायी अकेलेपन से बाहर हो सकते हैं। यानी कि हम अगर हम एकांतवास में नहीं जाके अकेलेपन में गए हैं, यानी कि हम अकेलेपन का तात्पर्य कि हम हमेशा के लिए किसी से कट जाते हैं। एकांतवास जो है वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए हम अपने आत्मशोधन करने के लिए अकेले में जाते हैं। लेकिन अकेलापन क्या होता है, हम हमेशा के लिए अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं। तो ये चीज उन्होंने बताई कि आप एकांत में जाओ मगर अकेलेपन में नहीं जाओ। तो ये जो आपके सामने गद्यांश प्रस्तुत किया गया था, ये जनसत्ता के सभार से, यानी कि जनसत्ता में जो है एक लेख प्रस्तुत किया गया था, उसका एक पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। अब इस पे आधारित आपके सामने प्रश्न है। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। अब जो हमसे पूछे गए हैं उनके जो गद्यांश के आधार पर करने हैं। तो क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? अकेलेपन पे, एकांत पर, जीवन पर या अध्यात्म पे? तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एकांत पर आधारित था कि एकांत क्या होता है, कैसा होता है, कैसे फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट है, एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? किस लिए आवश्यक बताया गया है? परेशानी से भागने के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, स्वयं को जानने के लिए, अशांत मन को शांत करने के लिए। तो एकांत हमें बताया गया है स्वयं को जानने के लिए। सॉरी। ब्रायन मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम क्यों करते थे? ब्रायन क्यों जो है लेखक, जो ब्रायन क्यों ऐसा मनुष्य से ज्यादा प्रकृति से प्रेम करते थे? प्रकृति की सुंदरता के कारण, मनुष्य से घृणा के कारण, एकांत प्रेम के कारण या अकेलेपन के कारण? तो वो क्यों करते थे? क्योंकि वो एकांत से प्रेम करते थे, इसीलिए वो मनुष्य से ज्यादा प्रकृति से प्रेम करते थे। दुखद अकेलेपन से कैसे बाहर आया जा सकता है? तो एकदम लास्ट लाइन में था, लास्ट 2 लाइंस में, संसार से प्रेम करके, सच्चे दोस्त बनाकर, संसार की वास्तविकता को समझकर या संसार से मुक्त होकर। तो अकेलेपन से हमें बाहर आ सकते हैं हम संसार से प्रेम करके। अब हम अकेलेपन से क्यों में जाते हैं? जब हम
संसार से दुखी होते हैं चीज़ों से, और जब हम संसार से प्रेम करने लगे तो अकेलेपन से निकलकर हम सांसारिक सुखों में आ जाते हैं। एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है? जो एकांत की खुशबू से हम कैसे महसूस कर सकते हैं? संसार से अलग होकर, भीड़ में नहीं रहकर, एकांत से प्रेम करके या अकेले में रहकर। तो वहां पर सुरभि शब्द का, खुशबू के लिए सुरभि शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो वहां पर हम खुशबू कैसे महसूस कर सकते हैं? हम एकांत से प्रेम करके। जब हम एकांत से प्रेम करेंगे तो हम एकांत की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। गैंडे के सींग की क्या विशेषता होती है? बुद्ध जी ने बताया था ना कि एकांत कैसा होना चाहिए, जैसे गैंडे का सींग। तो क्या होती है? वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वह सींग नहीं वरन सींग का अपर रूप होता है। गैंडे अकेले रहते हैं, इसलिए सींग भी अकेला रहता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तो गैंडे की सींग की ये विशेषता होती है कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है ना? हानि ऐसे नहीं कि जबरदस्ती भिड़ जाए जाके, जब उस पर कोई आक्रमण करता है तभी वो जो है अपनी रक्षा करता है। धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? समर्पण की भावना, पूजा और साधना, धर्मांतता की मुक्ति या धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान। धर्म के क्षेत्र में एकांत का महत्व है, धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान। हम जब धर्म से संबंधित एकांत में जाते हैं तब हम धर्म के एकांत में रहकर धर्म का अच्छे से जानना समझना शुरू करते हैं, तो हम धर्म के स्वरूप को जान जाते हैं। नई अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? नई अंतर्दृष्टि क्या होती है? नई खोज, नया अनुसंधान, नई संकल्पना या नया सिद्धांत। नई अंतर्दृष्टि, तो इसका तात्पर्य होता है नई संकल्पना, यानी कि हम नई नई चीजों के बारे में समझना शुरू करते हैं। ईश्वर एक अनुपस्थिति है, कैसे? उन्होंने बताया ना, ईश्वर एक अनुपस्थिति है, कैसे? ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, ईश्वर कभी उपस्थित नहीं होते, कि एकांत में ही ईश्वर महसूस होते हैं, ईश्वर होते ही नहीं। तो क्या बताया था? ईश्वर एक अनुपस्थिति है, क्योंकि एक आपको ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते। हम इनको अनुपस्थित है क्योंकि हम कभी उनको देख नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें कब महसूस करते हैं? जब हम एकांतवास में होते हैं। तो ये जो वाक्य बोला गया है, ईश्वर अनुपस्थित है, क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 10, एकांत में रहने का क्या अर्थ है? दोस्त नहीं बना सकना, संसार को जानने का अवसर मिलना, अपने प्रिय लोगों को जानने का अवसर मिलना, संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। तो एकांत में रहने का अर्थ है संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। हम एकांत में ये सारी चीजें डीपली महसूस करना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहले गद्यांश से संबंधित 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम आते हैं दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या गद्यांश है आपका? महासागर, बर्फ की चोटी सहित पूरा पर्यावरण और धरती की सतह के नियमित गर्म होने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक तौर पर वातावरणीय तापमान में वृद्धि देखी गई है। पर्यावरणीय सुरक्षा एजेंसी के अनुसार पिछली शताब्दी में 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग धरती के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। ये एक तथ्यात्मक जो है गद्यांश है, याद रखिएगा। ऐसा भी आकलन किया गया है कि अगली शताब्दी तक 2 से 11.5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, यानी कि आने वाले 100 सालों में इतनी वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है, जो कुछ प्रक्रियाओं द्वारा कुछ इंसानों को पैदा की हुई है। जनसंख्या विस्फोट, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के इस्तेमाल की वजह से 20वीं सदी में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ते देखा गया है। वातावरण में कई सारी ग्रीन हाउस गैसों के निकलने के कारण औद्योगिक क्रियाएं हैं, क्योंकि लगभग हर जरूरत को पूरा करने के लिए आधुनिक दुनिया में औद्योगिकरण की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 10 गुना से अधिक बढ़ा है। ऑक्सीजन चक्रण और प्रकाश संश्लेषण सहित प्राकृतिक और औद्योगिक क्रियाओं के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बदलता रहता है।
कार्बनिक सामानों को अधिक सड़न से वातावरण में मीथेन नाम का ग्रीन हाउस गैस भी निकलती है। दूसरे ग्रीन हाउस गैस हैं नाइट्रोजन का अधिक ऑक्साइड, हेलोऑक्सन, CFCs, क्लोरीन और ब्रोमोमाइन कंपाउंड आदि। ये सभी वातावरण में एक साथ मिल जाते हैं और वातावरण के रेडियो एक्टिव संतुलन को बिगाड़ते हैं। उनके पास गर्म विकिरीकरण को सोखने की क्षमता है, जिससे धरती की सतह गर्म होने लगती है। अंटार्कटिका के ओजोन परत में कमी आना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। CFCs गैस के बढ़ने से ओजोन परत में कमी आ रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का मानव जनित कारण है। CFC गैस का इस्तेमाल कई जगहों पर औद्योगिक तरल सफाई में एरोसोल प्राणोदक की तरह और फ्रिज में होता है, जिसके नियमित बढ़ने से ओजोन परत में कमी आती है। ओजोन परत का काम धरती को नुकसानदेह किरणों से बचाना है, जबकि धरती की सतह को ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना इस बात का संकेत है कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, यानी कि वो कमजोर हो रही है। हानिकारक अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणें जीवन मंडल में प्रवेश कर जाती हैं और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा उसे सोख लिया जाता है, जिससे अंततः ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है। यानी कि जो बाहर की जो किरणें हैं सूरज की, जो डायरेक्ट अगर पड़ रही है अल्ट्रावायलेट किरणें, तो क्या होगा, हमारे जो वातावरण उसे सोखेगा और हमारा वातावरण और ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा आकलन किया गया है कि अंटार्कटिका यानी 25 मिलियन किलोमीटर की छेद का 2 गुना ओजोन परत में छेद है, यानी कि इतना बड़ा छेद है ओजोन परत में। सर्दी और गर्मी में ओजोन क्षरण का कोई खास चलन नहीं है। वातावरण में एरोसोल की मौजूदगी भी धरती की सतह के तापमान को बढ़ाती है। वातावरणीय एरोसोल के फैलने की क्षमता तथा वो सूरज की किरणों को और अधोरक्त किरणों को सोख सकती है। ये बादल के लक्षण और माइक्रोफिजिकल बदलाव कर सकती है। वातावरण में इसकी मात्रा इंसानों की वजह से बढ़ती है। कृषि के गर्द पैदा होता है। जैव ईंधन के जलने से कार्बनिक छोटी बूंदें और काले कण उत्पन्न होते हैं और विनिर्माण प्रक्रियाओं में बहुत सारे विभिन्न पदार्थों के जलाए जाने से औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा एरोसोल पैदा होता है। तो एरोसोल जो बहुत ही नुकसानदेह है, जो फ्रिज में जो गैस पड़ती है, वो किस तरीके से मानव जनित और भी तरीकों से उत्पन्न हो सकती है। परिवहन के माध्यम से भी अलग अलग प्रदूषक निकलते हैं, जो वातावरण में रसायनों के रिएक्ट करके एरोसोल का निर्माण करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साधनों के कारण कुछ वर्षों में इसका प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षणों के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क में 150 ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन इसके प्रभाव की वजह से अब केवल 25 ही बचे हैं। यानी देखिए 150 होते थे, लेकिन सिर्फ 25 ग्लेशियर बचे हैं। जलवायु परिवर्तन से तूफान अब और खतरनाक और शक्तिशाली होता जा रहा है। तापमान अंतर से ऊर्जा लेकर प्राकृतिक तूफान बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। 1895 के बाद से साल 2012 को सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है और साल 2003 और 2013 को 1880 के बाद से सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जैसे गर्मी के मौसम में बढ़ोतरी, ठंड के मौसम में कमी, सारे तापमान में वृद्धि, वायु चक्रण के रूप में बदलाव, जेट स्ट्रीम, बिन मौसम बरसात, बर्फ की चोटियों का पिघलना, ओजोन परत में क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि। सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक नेतृत्व, निजी क्षेत्रों और NGO आदि के द्वारा कई प्रकार जागरूक अभियान और कार्यक्रम चलाए और लागू किए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा कुछ ऐसे नुकसान हैं जिनकी भरपाई असंभव है। बर्फ की चोटियों का पिघलना, अब ये जो है ना, इनको नहीं किया जा सकता है। हमें अब पीछे नहीं हटना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग के मानव जनित कारणों को कम करने के द्वारा हर एक को इसके प्रभाव को घटाने के लिए अपना बेहतर प्रयास करना चाहिए। हमें वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम उत्सर्जन करना चाहिए और उन जलवायु परिवर्तनों को अपनाना चाहिए जो वर्षों से होते आ रहे हैं। बिजली की ऊर्जा के बजाय शुद्ध और साफ ऊर्जा के इस्तेमाल की कोशिश करनी चाहिए।
अथवा सौर, वायु और जियोथर्मल से ऊर्जा उत्पन्न का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल जलाने और कोयले के इस्तेमाल, परिवहन के साधनों और बिजली के सामानों के स्तर को घटाने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को घटाया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा गद्यांश था, एक तथ्यात्मक गद्यांश था। अब इसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। क्या आधार पे ये बोला जा रहा है? पर्यावरण और धरती की सतह की गर्म होने की प्रक्रिया से, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की प्रक्रिया से, कार्बनिक सामानों के सड़ने की प्रक्रिया से, या पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया से। तो जो हमारा तापमान निरंतर वृद्धि हो रही है, इसका आधार है वह है पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया से। हमने पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया को जब संपन्न किया तो हमें ये चीज पता चली कि जो है वो धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण है ग्रीन हाउस गैसों बढ़ने? जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण परिवर्तन, औद्योगिक विकास या तकनीकी विकास। तो सही इसका जो कारण है वह है औद्योगिक विकास। हम बहुत तेजी से जो विकास की प्रक्रिया निपटा कर रहे हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ रही हैं। मानव जनित कारणों से आप क्या समझते हैं? मानव जनित कारण जो शब्द बोला गया है इसका क्या मतलब होता है? मानव से उत्पन्न, मानव द्वारा उत्पन्न, मानव के द्वारा उत्पन्न, या मानव द्वारा उत्पन्न कारण। तो यहां पर जो सही है मानव जनित वो है मानव द्वारा उत्पन्न कारण, जो मानवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तूफान अब ज्यादा खतरनाक क्यों हो गए हैं? बताएंगे ना, तूफान अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए। इनका क्या कारण है? क्योंकि जलवायु परिवर्तित हो रही है, क्योंकि धरती का तापमान बढ़ गया है, क्योंकि अब ये तापमान अंतर से ऊर्जा लेते हैं, तापमान अंतर से ऊर्जा लेते हैं, क्योंकि ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं। तो सही कारण जो गद्यांश में दिया गया है वो है क्योंकि ये अब तापमान अंतर से ऊर्जा लेते हैं। मतलब जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं वो गर्मी की वजह से और ज्यादा जो अंतर आया है ना उससे और अपनी शक्ति लेते हैं और ये और ज्यादा भयंकर हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा है? तूफान शक्तिशाली हो गए हैं, गर्मी बढ़ गई है, बर्फ जम गई है, मौसम चक्र बिगड़ गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जलवायु पर प्रभाव पड़ा है कि मौसम चक्र बिगड़ गए। आप देखिए जब ठंड पड़नी चाहिए तब उतनी ठंड नहीं पड़ती और थोड़ा आगे खिसे, मतलब हर एक चक्र जो है वो आगे आगे बढ़ गया है। मानव जनित कारकों को कम करने का क्या परिणाम होगा? अगर हमारे द्वारा हमने जो कारण पैदा किए हैं अगर वो कम कर दिए जाएं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में कमी होगी, वायु चक्रण के रूप में परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग में कमी होगी, या बिन मौसम बरसात होगी। तो इससे ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। मतलब हमारे कारण जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बढ़ रहे हैं अगर उनको कम करेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की जो है वो कम होगी। ओजोन परत से धरती की सुरक्षा किस प्रकार होती है? अब क्या बताया गया था? ओजोन परत से धरती की सुरक्षा क्या होती है? सूर्य की हानिकारक किरणों को रोककर, ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करके, बादलों के लक्षण बदलकर, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करके। तो ओजोन परत जो है वो क्या करती है? सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारा प्रोटेक्शन करती है। जो रेडियो एक्टिव जो किरणें आती हैं उनसे हमारा प्रोटेक्शन करती है। प्रश्न संख्या 18 है, एरोसोल की नियमित वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है? अब इसका क्या जो है दुष्परिणाम यानी कि इसके क्या गलत प्रभाव पड़ रहे हैं? बिन मौसम बरसात हो रही है, ओजोन परत में कमी आना है, प्रदूषण में कमी आना है, या रेडियो एक्टिव किरणों तक वृद्धि है। तो यहाँ पर जो उसका सही कारण है वो है ओजोन परत में कमी का आना। यानी एरोसोल का नियमित वृद्धि का दुष्परिणाम यह है कि ओजोन परत में कमी का आना है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका क्या है? देश, महासागर, महादेश या ग्लेशियर? तो अंटार्कटिका जो है वो एक महादेश है। ओजोन क्षरण का कोई खास चलन कब नहीं है? यानी ओजोन क्षरण का कोई खास चलन कब नहीं होता है? गर्मी और बरसात में, सर्दी और बरसात में, सर्दी और गर्मी में, या बरसात में? तो वो जो चलन नहीं है वो है सर्दी और गर्मी में, कोई चलन नहीं होता उसका। तो ये हमारा सेकंड जो गद्यांश था उस पर आधारित हमारे प्रश्न हो गए। अब आते हैं तीसरा गद्यांश। क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण एवं रिजल्ट पोल का लोकतंत्र में क्या महत्व है?
यह प्रश्न विचारणीय है। लोकतंत्र रूपी वृक्ष जनता द्वारा रोपा और सींचा जाता है, यानी कि आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, ये जनता द्वारा लगाया जाता है और उसी के द्वारा ये सींचा भी जाता है। इसके पल्लवन एवं पुष्पन में मीडिया की विशेष भूमिका है। अब इसको बढ़ाना, इसको प्रोत्साहित करना, इसमें जो मीडिया है वो बहुत बड़ा काम करती है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिकों को विशिष्ट अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान ने भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करी है, लेकिन जनता के व्यापक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्वतंत्रता बाधित भी की जानी चाहिए। भारत जैसे अल्प शिक्षित देश में इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुचित है। देश की आम जनता पर मीडिया द्वारा किए जाने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और चुनाव के तुरंत पश्चात किए जाने वाले एग्जिट पोल का भ्रामक प्रभाव पड़ता है। यानी पहले देखिए, आप देखते कोई भी चुनाव होगा तो पहले भी सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद एग्जिट पोल भी निकालते हैं। एग्जिट पोल निकलता है ना चुनाव रिजल्ट से कुछ दिन पहले से एग्जिट पोल निकलना शुरू हो जाता है न्यूज चैनल्स में। तो ये क्या एग्जिट पोल निकलता है, इससे जनता का जो एक सोच है, एक विचारधारा है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रभाव पड़ता है। वह विजयी होती पार्टी की ओर झुक जाता है। हमेशा जो विजयी होती है जनता का रुख उधर उठ जाता है। आज भी सामान्य लोगों के बीच ये आम धारणा है कि हम अपना वोट खराब नहीं करेंगे, जीतने वाले प्रत्याशी को ही देंगे। मान लीजिए अब जो सर्वेक्षण होता है तो सर्वेक्षण के अनुसार न्यूज चैनल क्या बता देते हैं कि भाई फला पार्टी जीत रही, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें, हम वो जीतने वाली पार्टी को देंगे, जबकि वो अपना दिमाग सेट करे बैठे थे कि पहले कि मैं हम अपनी इस पार्टी को देंगे। लेकिन जब ये चीज निकली कि क्या कहते हैं, एक चुनाव से पूर्व जो है, जो एक सर्वे होता है उसमें ये निकला कि इस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा, तो लोगों का दिमाग क्या है, उसी पार्टी को वोट देने के लिए करने लगता है। वर्तमान में बाजारवाद अपने उत्कर्ष पर है और मीडिया उसके दुष्प्रभाव से अनछुआ नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि आज मीडिया भी अधिकाधिक संख्या में प्रसार और धन पाने की छुपती है। यानी कि मीडिया भी क्या है, वो धन पाने के लिए ही कार्यरत है। एक होता है ना जो पत्रकारिता होती है, यानी समाचार जो होती है, वो समाज का चौथा स्तंभ होती है। अगर वो सही तरीके से कार्य नहीं करती है तो क्या होगा, समाज कहीं ना कहीं दूसरी तरफ विमुख हो जाएगा। तो यहाँ आज हम देख रहे हैं कि समाचार चैनल्स भी या जो है वो कहीं ना कहीं धन कमाने के चक्कर में पड़ने लगे हैं। मीडिया सत्ताधारी और मजबूत राजनीतिक दलों के प्रभाव में भी रहता है। ये दल धन के बल पर लोक रुझान को अपने पक्ष में दिखाने में सफल हो जाते हैं और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को ही धता देते हैं। मतलब राजनीतिक दल के अंडर में अगर मीडिया आती है तो मीडिया क्या बोलेगी कि ये फला पार्टी जीत रही है, तो बाकी लोग भी उसी पार्टी को वोट देने लगते हैं और जो एक पोल होना चाहिए वो ना हो के पूरा खेल ही बदल जाता है चुनाव का। इस प्रकार सत्ता एवं धन इन सर्वेक्षणों को प्रभावित करते हैं। इन्हें दूध का धुला नहीं कहा जा सकता। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां जनता निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से अपना मत अभिव्यक्त करती है, वहां इन सर्वेक्षणों औचित्य अनौचित्य पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब क्या गलत है, क्या सही है, इस पे विचार विमर्श कर कर ही हमें वोट देना चाहिए। मीडिया के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। न्यायालय को यदि संविधान के अनुसार चलने की बाध्यता है तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोई सार्थक प्रयास कर सकती है। अब इसी पे आधारित गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली स्वतंत्रता क्यों बाधित होनी चाहिए? यानी कि जो गलत असर डालती है ऐसी प्रक्रिया को क्यों रोकना चाहिए? श्रेष्ठ लोकतंत्र की स्थापना हेतु, वोट के सही उपयोग हेतु, साफ सुथरी चुनाव प्रक्रिया हेतु या लोक हितों को सर्वोपरि रखने हेतु। तो हमें जो है प्रतिकूल प्रभाव डालने स्वतंत्रता को बाधित होने वाली जो प्रक्रिया है उस पर हमें रोक लगानी चाहिए, क्योंकि लोक हित को सर्वोपरि रखने हेतु हमें लोक हित सबसे ऊपर रखना है। नेक्स्ट है, लेखक ने दूध का धुला ना होना किसे माना है? दूध का धुला होना किसके लिए उन्होंने बोला? ये सब सत्ताधारी और बड़े राजनीतिक दलों को, संसद और न्यायालय को, मीडिया से संबंधित लोगों को, या चुनाव पूर्ण संप्रेक्षण एवं एग्जिट पोल को? तो इसका सही जो है वो है मीडिया से संबंधित लोगों को। उनको बोला है कि वो दूध के धुले नहीं होते। नेक्स्ट है, मीडिया चुनाव प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? किस तरह वो प्रभावित करती है? मीडिया जो है
चुनाव की जो है उसको किसे, सत्ताधारी के पक्ष में प्रचार कर, सामाजिक हित में प्रचार कर, लोक मत को प्रभावित कर, या राजनीतिक दल से प्रभावित होने से। तो मीडिया चुनाव प्रक्रिया को जो है वो बाधित करती है लोक मत को प्रभावित कर, यानी कि वो क्या करती, प्रक्रिया जो है वो ऐसा प्रचार प्रसार करती है जिससे लोक मत प्रभावित, लोगों का जो वोट है वो प्रभावित होने लगता है। गद्यांश से शीर्षक निकलता है। अगर इससे बोला जाए क्या शीर्षक निकालो, तो क्या शीर्षक, क्या निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि हम इसका अगर नतीजा निकालना चाहें तो क्या नतीजा निकलेगा। निर्वाचन में मीडिया की भूमिका, भारत में चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण निरर्थक है, चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण एवं एग्जिट पोल, मीडिया पर धन का प्रभाव। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो वो होगा निर्वाचन में मीडिया की भूमिका, यानी कि जो हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें मीडिया की क्या भूमिका रहती है। हम पूरे गद्यांश का अगर निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। क्वेश्चन नंबर है 25, लोकतंत्र रूपी वृक्ष को रोपने और पल्लवन करने की किसकी भूमिका प्रमुख होती है। तो इसको रोपने का काम जनता और सींचने का काम भी जनता द्वारा ही संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, बाजारवाद में मीडिया अछूता क्यों नहीं है। क्या कारण है बाजारवाद से मीडिया अछूता नहीं है। मीडिया में पूंजी निवेश के कारण, बाजार में प्रभावित होने के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, धन बल प्रयोग के कारण। तो सही इसका कारण है आपका मीडिया में पूंजी निवेश के कारण, क्योंकि भाई पूंजीवादी जो लोग हैं वो मीडिया में निवेश करते हैं, उनको भी तो निवेश की जरूरत है, इसीलिए वो बाजारवाद से अछूता नहीं रह जाता। भारत को अल्प शिक्षित क्यों कहा गया है। अल्प शिक्षित यानी कि कम पढ़ा लिखा क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी ही मीडिया के भुलावे में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग राजनीति पर बल देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग धन लोलुप हैं। तो सही कारण इसे अल्प शिक्षित इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी ही मीडिया के भुलावे में आ जाते हैं। मतलब मीडिया जो प्रसारित कर रही है हम वही चीजें सच समझने लगते हैं, मगर एक्चुअल क्या सच है ये हम नहीं जान पाते हैं। नेक्स्ट है, भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र क्यों कहा गया है। भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वोट देने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ नागरिकों को विशिष्ट अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि यहाँ नेता चुनने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र कहा गया है क्योंकि यहाँ नागरिकों को विशिष्ट अधिकार, लोकतांत्रिक सरकार में हमेशा नागरिकों को स्वतंत्रता के कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसे लोकतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है। सामान्य लोगों के बीच कौन सी आम धारणा है। गद्यांश के अनुसार सामान्य लोगों के बीच कौन सी आम धारणा है। मीडिया धन की भूखी है, भारत में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण मुख्य है, जीतने वाले प्रत्याशी को ही वोट देंगे, या सत्ता और धन सर्वेक्षण को प्रभावित करते हैं। तो सामान्य लोगों के बीच ये आम धारणा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वोट देंगे, मतलब हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। तो अगर मीडिया ने बता दिया कि ये फला पार्टी जीत रही है तो हम अपना वोट भी उन्हीं को देंगे, हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें, ये एक आम धारणा लोगों में बन जाती है। गद्यांश में वर्तमान में मीडिया की कौन सी विशेषता बताई गई है। गद्यांश में अभी वर्तमान समय में मीडिया की किस विशेषता को उजागर किया गया है। आज मीडिया धन बुभुक्षित हो गई है, आज मीडिया के ऊपर सत्ताधारियों का प्रभाव है, आज मीडिया पर राजनीतिक दलों का प्रभाव है, आज मीडिया प्रभावहीन हो गई है। तो सही गद्यांश के अनुसार है वो है आज मीडिया धन बुभुक्षित हो गई है, यानी कि वो भी धन चाहने लगी है। तो ये हमारा जो तीसरा गद्यांश था उस पे आधारित प्रश्न समाप्त हो गए। अब हमारे जो बाकी और टॉपिक्स है अब हम उनको करना शुरू करते हैं। तो क्या है, निम्न प्रश्न में दिए गए रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। आपको समानार्थी शब्द जो है वो बताना है। क्या है, जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नियति का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची आपका क्या होगा, चरित्र, कर्म, स्वभाव या भाग्य। तो नियति का समानार्थी होगा आपका भाग्य, ये समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, इसको देखिए, वह निश्चित और अटल दैवीय विधान जिसके अनुसार मनुष्य के सब कार्य पहले से ही निश्चित किए हुए माने जाते हैं और जिसका स्थान ललाट माना गया है, वही हमारा क्या होता है, विधान होता है। नेक्स्ट आते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब आपको पक्षी का बताना है, द्विज, शैल, अंशु या हर्ष।
तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है आपका द्विज। पक्षी के पर्यायवाची हैं द्विज, खग, चिड़िया, पखेरु, विहंग, नभचर आदि। ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आसमान का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, भूमि, आसान या आकाश। तो आसमान का पर्यायवाची शब्द हमारा होगा आपका आकाश। और कौन से हो सकते हैं देखते हैं। आसमान के समान अर्थ वाले शब्द हैं गगन, व्योम, अंबर, अनंत। अभिमान का विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द क्या है? अभिमान का विलोम शब्द बनाना है। गर्व, स्पर्धा, निराभिमान या अपमान। तो अभिमान का जो होगा वो है निराभिमान। अभिमान का विलोम निराभिमान होता है, अपमान का विलोम सम्मान होता है। यानी अगर अपमान है तो सम्मान है, अभिमान है तो क्या होगा? निराभिमान। नेक्स्ट है, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है? अंधकार का दिवस, उजाला, प्रकाश या उजियारा। तो अंधकार का जो सही विलोम शब्द है वो है प्रकाश। अंधकार, प्रकाश ये आएगा। देखिए, अंधकार शब्द का विपरीतार्थक है प्रकाश, का अर्थ है रोशनी, तथा अंधकार अंधेरा को इंगित करता है। अन्य शब्दों में विलोम है दिवस, रात्रि, उजाला, अंधेरा, उजियारा, अंधियारा। तो मतलब आप जो भी शब्द, अंधेरे का अंधेरा प्रकाश नहीं हो सकता, तो यहां पर ढूंढना है। जैसे अंधकार प्रकाश, उजियारा अंधकार है, तो उसी तरीके से ये दिया गया। जैसे दिवस, रात्रि, उजाला, अंधेरा, उजियारा, अंधकार, अंधकार, प्रकाश, ये इस तरीके से आएगा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमको 2 वाक्य दिए गए हैं, अब बताना है ये इसमें कौन सा सही है। अभिमान का विपरीतार्थक होता है नम्रता। नम्रता का समानार्थी शब्द होता है आत्मसम्मान। तो ये 2 हमें दिए गए हैं। अब इसमें हमसे जो विकल्प दिया गया है क्या है? विकल्प 1 सत्य है लेकिन विकल्प 2 असत्य है। विकल्प 2 सत्य है लेकिन विकल्प 1 असत्य है। दोनों विकल्प सत्य हैं और दोनों असत्य हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, विकल्प 1 सही है। अभिमान का विपरीतार्थक नम्रता हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन विकल्प 2 असत्य है। नम्रता का समानार्थी आत्मसम्मान नहीं होता। नम्रता का विनम्रता हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान अलग चीज होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, सत्य, यह सत्य है कि अभिमान शब्द नम्रता का विलोम है, हालांकि नम्रता शब्द आत्मसम्मान का समानार्थी नहीं है। इसके विपरीत इसके लिए का सही उत्तर है। नेक्स्ट आते, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, भावों की श्रेणी से संबंधित एक चिन्ह है। मतलब जहां पे हम इमोशंस को व्यक्त करते हैं वहां पे ये चिन्ह लगाया जाता है। एक प्रश्न सदैव क्वेश्चन मार्क चिन्ह के समाप्त होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह से एक प्रश्न सदैव तो यहां पर हम देख रहे हैं भावों के लिए हम कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके लिए, और दूसरा हमें सही लग रहा है, हम प्रश्न के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 2, विकल्प 2 सत्य है, यानी कि ये वाला हमारा सही है, ये सही है, और पहला वाला ये गलत है। भावों के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, हमेशा इस विस्मयादि बोधक चिन्ह को हम लगाते हैं। तो इसलिए हमारा जो विकल्प 2 सत्य है, यानी कि प्रश्न के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और भावों के लिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता, यानी कि पहला वाला असत्य है। ये देखिए, यह सत्य है कि एक प्रश्न के अंत में एक प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि हालांकि प्रश्न का अभिव्यक्ति नहीं बल्कि विराम चिन्ह चाहिए, इसीलिए खा सही उत्तर है। नेक्स्ट आते, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। फिर से हमें बताना है, बाल का बहुवचन बालों है और क्रोध का वही बहुवचन क्रोधों है। अब देखिए, बाल और क्रोध ये दोनों ही, बाल अपने आप में बहुवचन शब्द होता है और क्रोध का कोई बहुवचन शब्द नहीं होता, क्रोध भी अपने आप में बहुवचन। तो इसमें सही क्या है हमारा? दोनों, 1 और 2 दोनों ही गलत है। बाल शब्द अपने आप में बहुवचन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित सूची 1 से के शब्दों को सूची 2 और उनके साथ सुमेलित कीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो
चांदी, जननी, जुगनू, तन्मय। तो ये दिया हुआ है ना, तो अब यहां पर आपको निकालना है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए तन्मय का अभी जो जो आपको आते पहले आप निकाल लो, ठीक है। तन्मय का हमारा लीन हो जाएगा, जननी की माता हो जाएगा। अब जुगनू का क्या हो जाएगा, प्रमाकीट, और चांदी का हो जाएगा रूपा। तो अब ये क्या हो रहा है, ए का है 4, ए का ध्यान रखिए क्या है, हम यहां लिख लेते हैं। देखिए ए का हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बी का हमारा आ रहा है 3, ठीक है, बी का हमारा आ रहा है 3 आ रहा है, सी का हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सी का हमारा 2 आ रहा है, डी का आ रहा है, डी का हमारा 1 आ रहा है, ओके, डी का हमारा 1 आ रहा है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, ये देखिए क्या सही है, कौन सा सही आएगा हमारा, ए का हमारा 4 आ रहा है, ये वाला गा, गा हमारा सही है कि नहीं है, देखते हैं। ये देखिए गा, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 1 है। तो हमारा सही कौन सा आया, गा वाला एकदम सही आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमारे पास एक सूची दी गई है, इसे हमें फिर से करना है। सूची 1 के शब्दों को सूची 2 के उनके अर्थ के साथ सुलमित कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, चलिए, फूल का कुसुम सही है, निष्ठा आस्था सही है, शुद्ध उद्गिन सही है, दुर्गम अगम्य। तो मुझे तो लग रहा है ये ऑर्डर पूरा ही सही है, चेक करते हैं। यहाँ पर हमें पहला वाला लग रहा है, चेक करूं एक बार, ये देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, एकदम सही है। इसमें जो हमने ऑर्डर निकाला था एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब आपके सामने रिक्त स्थान दिया है, इसके लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। क्या है, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डैश हो गया, क्या हो गया, तप हो गया, तृप्त हो गया, तृण हो गया, तप्त हो गया। तो क्या हम बोलेंगे इसके लिए, तप्त मतलब तपना। तो यहां पर क्या है, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खा के तृप्त हो गया, यानी कि खा हमारा सही है, तृप्त हो गया। तप्त माने होता है कोई चीज जलना, तो यहां पर उसने 2 रोटी खाई, वो संतुष्ट हो गया, उसका पेट भर गया, तो यहां उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तृप्त हो गया। उपयुक्त वाक्य में तृप्त शब्द का प्रयोग होगा, तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। नेक्स्ट है, दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम डैश। अब इसके लिए हम डैश क्या होगा, कार की टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए, स्वर्ग सिधार गए, काम तमाम कर दिया, कतई नहीं बचे। तो यहां पर अब हम क्या होगा, इसके लिए सही होगा, टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए, सही ऑप्शन हमारा यही होगा। ये देखिए, उपयुक्त वाक्य में इस स्थान में बाल बाल बच गए मुहावरे का प्रयोग होगा। बाल बाल बचने का अर्थ है किसी संकट से किसी प्रकार निकल जाना। स्वर सिधार गए का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। काम तमाम करना मतलब मार डालना। कतई नहीं बचने का मतलब होता है बिल्कुल भी ना बचना। तो यहां पर क्या हुआ, लेकिन हम बच गए, टक्कर तो हुई लेकिन तो है, तो क्या होगा, हम बच गए, तो बाल बाल बच गया आएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है। फिर है, शेष को उचित क्रम में लिखना है, मतलब पहला वाक्यांश हमारा ये रहेगा और आखिरी ये रहेगा, ठीक है। तो अब उसके बीच के हमें ऑर्डर से लगाने हैं। पहला क्या है, धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, क्या कहा, अब उसके बाद के पहले हम पढ़ लें तब बताते हैं। उसका नाम सुनकर मैंने तुमसे 100 बार कहा, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, 1000 बार कह दिया। तो क्या होगा यहां पर, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। तो सही ऑर्डर अगर हम इसका करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा मैंने तुमसे 100 बार, राया मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, ठीक है, 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, उनका नाम सुनकर। तो क्या है, रा वा ला या। तो ये ऑर्डर सही है, हम पहले चेक करते हैं। ये देखिए, रा वा ला या ऑर्डर एकदम सही है हमारा। तो इस तरीके से हमें शब्दों को निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी वाक्यांश दिए जाएं इसी तरीके से आप निकालेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला आखिरी निश्चित है हमारा, पहला
और आखिरी। अब इसमें हम इसको निश्चित करना है क्या है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामना करने वाले कपिमुखी अवतारणा कर सोने की सुगंधी नारद को शिष्ट हास की मानस में सुंदरी की लादी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, गोस्वामी तुलसीदास ने, अब क्या होगा, मानस में विश्व सुंदरी की, क्या है, मानस में विश्व सुंदरी की, फिर क्या है, कामना करने वाले कपिमुखी नारद को शिष्ट हास की अवतारणा कर सोने में सुगंधी लादी है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, वा या ला रा। ठीक है, चेक करते हैं, एक बार देखते हैं, हमारा खा होना चाहिए, ये देखिए वा या ला रा, ये हमारा एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करिए। अब हमारे पास मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। पानी पानी होना क्या है, शर्मिंदा होना, नल से हमेशा पानी आना, बाढ़ आना, लगातार वर्षा होना। तो पानी पानी होने का मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है, ये देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना। वाक्य इसका अगर बनाएंगे तो सच्चाई खुल जाने के बाद अधिकारी के सामने पहुंचते ही वह शर्म से पानी पानी हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है गुण गाना, हरा देना, भारी पड़ना, मना करना या तारीफ करना। तो गुण गाने का तात्पर्य है तारीफ करना। तो क्या दिया है, उपयुक्त मुहावरे का अर्थ है तारीफ करना। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करें तो, मीरा तो जब देखो तब अपनी बेटी के गुण गाती रहती है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। फूलना फलना, मुहावरा क्या है, फूलना फलना, मोटे होना, भयभीत होना, मतभेद पैदा होना या धनवान होना। तो यहां पर फूलने फलने का तात्पर्य है धनवान होना। क्या दिया है, फूलना फलना मुहावरे का अर्थ है धनवान होना। अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या है, राम मेहनत करते करते फलने फूलने लगा। अब इसमें क्या, मोटा होना, मालदार आदमी होना, मतभेद पैदा करना, फूट डालना, भयभीत होना, डर जाना, अतः विकल्प घ सही है। तो मोटे होने का मतलब क्या है, मालदार आदमी होना, मतभेद पैदा करने का मतलब है फूट डालना, और भयभीत होने का तात्पर्य है डर जाना। तो इसलिए सही हमारा विकल्प क्या है, घ यानी कि धनवान होना। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। अब यहाँ पर क्या है, हमको सेंटेंस देखना है सही है। तो क्या है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं दे पाया, ले पाया, कर पाया या भर पाया। तो यहाँ पर क्या है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं, अगर इसको देंगे तो सही होगा नहीं ले पाया। क्या होगा, नहीं ले पाया, सही है। तो यहाँ पर इसको कैसे देंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित पा पाया को प्रतिस्थापित करने के लिए ले पाया होगा। मतलब अगर हम सही सेंटेंस बनाएं तो यहाँ पर ले पाया है। अतः दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश में क्रिया संबंधी त्रुटि है, यानी कि यहाँ पर जो है वो त्रुटि है। हमने उसको था ना, वाक्यों में जो त्रुटि और शोधन जो कार्य था वो हमारा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है उसकी पहचान कीजिए। अब आपको विराम चिन्ह बताना है। हाय डैश, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अब हाय डैश, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाय हमारा विस्मयादिबोधि यहाँ पर रहेगा, मैं तो कहीं का नहीं रहा यहाँ पूर्ण विराम रहेगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है हमारा खा, वो सही आएगा। ये देखिए, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान में विस्मयादिबोधक तथा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अतः विकल्प खा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। अब यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, दादी जी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। तो अब इसमें जो दिए गए हैं इसमें कौन सा हमारा आएगा, पूर्ण विराम, आपका अल्प विराम आएगा, फिर आपका है जो है अवतरण चिन्ह है, प्रश्नवाचक है, आपका जो है अल्प विराम है और पूर्ण विराम। तो यहाँ पर लास्ट वाला है हमारा, दादी जी के बाद हमारा क्या लगेगा, आपका अल्प विराम लगेगा, फिर उसके बाद आएगा। ये देखिए, उपयुक्त वाक्य में अल्प विराम तथा पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ दादी जी के बाद हमारा अल्प विराम आएगा और यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। तो ये हमारा सही होगा। इस तरीके से हमारा हमने जो पूरा पेपर था आपका मॉक टेस्ट का यहाँ पर क्लियर कर दिया।
आई थिंक आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया। तो ये एक प्रैक्टिस है कि किस तरीके से आपके पास पेपर आएंगे ताकि आप फटाफट इसको हल कर सके 45 मिनट के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है करने के लिए। तो इसी तरीके से और भी पेपर लेकर आऊँगी, देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।